सबको मेरा नमस्कार। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्चा है, थोड़ा आप लोग को समझ लेना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हमारा असम में इतना हिंदी बोलने का मुझको मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हिंदी हम लोग का कच्चा कच्चा है। हम लोग इसको बोलता हूँ कि असम या हिंदी, ऐसा ही हम लोग सलाह लेता हूँ। सभा में विराजमान डॉक्टर सतीश पुनिया जी, नारायण जी पानसरिया जी, जोगेश्वर जी गर्ग, जगबीर सभा जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, जोगाराम जी पटेल जी, डॉक्टर सोहान चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे पार्टी का नेतागण, माताओं पिताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मां कामाख्या का धरती से आप लोगों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असम का साथ राजस्थान का संपर्क 100 सालों से पुराना है, ये कोई नया संपर्क नहीं है। तो मैं असम में सुबह उठूं तब भी राजस्थान का लोगों को ही मिलूंगा, और रात में सोने जाऊंगा तब भी आसपास राजस्थान का लोगों को ही मिलूंगा। तो इसीलिए राजस्थान का बारे में असम में चर्चा होते रहता है। खास करके जो प्रवासी राजस्थानी है वो लोग का साथ मुझको हमेशा राजस्थान का बारे में चर्चा करने का मौका मिलता रहता है। थोड़ा पहले एक टेलीविजन चैनल है जिसने मुझको बताया कि गुवाहाटी में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करना है, सम्मेलन में आपको आना है। मैंने सम्मेलन में गया, बातचीत हो रहा है। बातचीत में सबको यही मालूम है कि असम में बहुत छोटा प्रदेश, हमारा 3 जैसा लोग है। हमारा जो सालाना आय बोलते हैं ये हमारा लगभग 5.5-6 लाख रुपया होगा, जो राजस्थान का 15-16 लाख करोड़ रुपया। तो आप सीधा मान सकते हैं कि असम का इकोनॉमी या राजस्थान का इकोनॉमी असम से 3 से 4 गुना बड़ा है। तो विकास के लिए तो हम लोग राजस्थान का तरफ ही देखूंगा कि भाई इतना देश का बड़ा प्रदेश है, राजस्थान सरकार कुछ करेगा और मैं सीख के असम में लेके जाऊंगा। तो सुबह से मैं जब से यहाँ में पधारे, मैं जानने का कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में क्या क्या नया हो रहा है। सुनने का बाद थोड़ा मुझको गर्व भी महसूस हुआ कि ठीक ठाक है, एक बीजेपी सरकार कम से कम कोई दिशाओं में छोटे होने का बाद भी अशोक गहलोत जी से बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा थोड़ा गर्व भी हुआ। मैं शुरू करता हूं। अगर आप आज असम में जाते हो, असम में आप कोई भी पेट्रोल डिपो में जाओ, आपका यहाँ पेट्रोल का भाव कितना है? एकदम पक्का बोला है ना, 108। तो 108 रुपया 45 पैसा आज जयपुर का पेट्रोल का भाव है। अगर आप गुवाहाटी जाते हैं और गुवाहाटी से पेट्रोल डिपो में आप आज पेट्रोल भरवाने का कोशिश करता है, और मैं राजस्थान का धरती से झूठ बोल के फायदा नहीं है, हमारा तो लाखों लोग गुवाहाटी में है, आप फोन उठाने से ही पता चल जाएगा। आज गुवाहाटी में पेट्रोल का दाम 98 रुपीज है, 58 रुपया है। मतलब 10 रुपया का सीधा साधा एक डिफरेंस है। क्या आप देखिए, असम को पैसा का जितना जरूरी है राजस्थान से कम जरूरी नहीं है। राजस्थान से कोई गुना पैसा असम को जरूरी है, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हम साधारण जनता का ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, और इसलिए हमने पेट्रोल का दाम आज भी 58 रुपया 98 रुपीज रखा हूं। फिर
बार बार गहलोत जी बोलते हैं हमने पैकेट बंटवाया, मोबाइल बंटवाया। भाई साहब सब ठीक है, आप पैकेट भी दे दीजिए, मोबाइल भी दे दीजिए, लेकिन एक हाथ से देके अगर दूसरा हाथ से आप लूट लेते हो, वो तो देना नहीं बोलते हैं ना। आप एक हिंदू हो, जब दान और दक्षिणा किया जाता है और दिल से किया जाता है। एक ब्राह्मण को आप दक्षिणा देगा, बेचारा 1 किलोमीटर जाएगा, फिर आपका ही घर का लोग उसका ऊपर डाका डाल के पैसा ले लेगा, तो ये क्या दान और दक्षिणा हुआ? तो मैंने जानने का कोशिश किया कि यहाँ में डीजल का भाव कितना है। फिर मुझको बताया गया, हालांकि मैं कंफर्म भी किया हूं, बिकॉज सीएम का नाते मैं तो गलत बात नहीं बोल सकता हूं। आज जयपुर में डीजल का दाम 93 रुपया 40 पैसा है, और असम में फोन करके पूछिए, डीजल का दाम 90 रुपया 30 पैसा है। यहां में भी हम 3 रुपया गहलोत जी का आगे आगे चल रहा हूं। गहलोत जी आप लोग को लूट रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि असम का जनता को कैसे मैं सुख और शांति दे सकता हूं। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले गहलोत जी ने महंगाई रिलीफ कैंप किया, तो मैं जानने का कोशिश करते रहता हूं। भाई मैं तो पीछे नहीं हूं। जब आपने महंगाई रिलीफ कैंप किया तो मैं भी राजस्थान का थोड़ा खबर लेने का कोशिश किया। भाई राजस्थान में क्या हो रहा है और असम में क्या हो रहा है, आप लोग जो भी लोग थोड़ा गूगल करते हैं, आप लोग देखिए। आज राजस्थान में मुद्रास्फीति 8.6% में चल रहा है, और देश का इन्फ्लेशन कितना है? 6.8%। कारण क्या है? राजस्थान में डीजल का भाव ज्यादा है, पेट्रोल का भाव ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव ज्यादा है। तो इसीलिए राजस्थान में प्रति मास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दलील है, उसमें दिखाया जाता है कि राजस्थान का जो मुद्रास्फीति है वो 8.6% है, और जो देश का मुद्रास्फीति है वो 6.8% है। और मैं बहुत ही गर्व का साथ बोलता हूं कि असम का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति खाली 4% है। मतलब आज अगर एक सामान आप बाजार में खरीदने जाएगा, अगर 8 रुपया होगा, वही सामान का दाम असम में 4 रुपया में आप मिलेगा। ऐसा ही रिजर्व बैंक बोल रहा है। अभी ऐसा सीएम को तो महंगाई रिलीफ कैंप करना ही है। जब आप ही महंगाई का सर्द है, आप जो खुश है वो कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन भी देखते हैं, और जनता जनार्दन भी इलेक्शन का समय जो खुशी अपना काम कर लेगा। और गहलोत साहब आप याद रखिए, आप सुन लीजिए, आज असम इतना छोटा प्रदेश है, बहुत ही छोटा प्रदेश है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा सीएम बनने का खाली 2 साल हुआ। जब मैं चुनाव में गया था तब हमने बोला था कि माताओं ने बैंक से जितना लोन लिया है सारे लोन हम माफ कर देगा। तो ये हम चुनाव में बोला। दूसरा वादा मैंने चुनाव में क्या किया कि मैं अगर सीएम बनो तो मैंने पहला साल में ही 1 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, रेगुलर पे स्केल में मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। थर्ड में मैंने क्या वादा किया कि अगर असम में मेरा सरकार बनता है, मेरा मतलब बीजेपी का कोई मेरा मतलब हम और मैं एक ही चीज है, हमारे सरकार बनते हैं तो माताओं का बैंक अकाउंट में हम हर महीना 1250 रुपया डालूंगा। माताओं और बहनों का घर में सम्मान बढ़े,
इसलिए उनका अकाउंट में हर महीना हम 1250 रुपया दूंगा। ये जो 3 वादा हमने किया तो कांग्रेस ने मुझे चैलेंज किया कि राजस्थान नहीं दे पा रहा है, महाराष्ट्र नहीं दे पा रहा है, आप कैसे 1 लाख नौकरी आप नौकरी देंगे। अभी आप गूगल कीजिए, 26 मई 2023 भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सामने मैंने 90,000 अपॉइंटमेंट लेटर एक ही दिन में बांट दिया। एक ही दिन में। कोई कोर्ट केस नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, 90,000 नौकरी होता है, कोई सुसाइड नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। 26 लाख माताओं का ऊपर कर्ज था। अभी मेरा सीएम बनना 2 साल हुआ, 18 लाख माताओं का सिर से मैंने कर्ज मुक्त कर चुका हूं और बाकी खाली 6 लाख बाकी है। वो भी मैं अगली महीना और 2 लाख माताओं का कर्ज माफ करने जा रहा हूं। असम में कर्ज माफ करने का तरीका भी अलग है। हम बैंकर्स को बुलाता हूं, जब बैंक्स का साथ जो माताओं का लेन देन होता है और सिविल से हम उठा लेता हूं कि भाई इतना रुपया माताओं का अकाउंट में है। फिर बैंक के साथ मैं बैठ के निगोशिएट करता हूं कि देखो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल ले लो और एनओसी दे दो माताओं को। सिस्टम क्या है, मैंने बैंक को रुपया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बैंक को रुपया देता हूं और बैंक मुझको वही दिन एनओसी देता है और एनओसी में यह भी लिखा रहता है कि वो माता दोबारा बैंक से लोन ले सकेगा, इसलिए उनका कर्ज माफी नहीं हुआ। बैंक ने कर्ज माफी नहीं किया, सरकार ने उनका कर्ज भर दिया है बैंक में। इसलिए आप और आगे जाके माताओं को आप लोन देने से इनकम नहीं कर पाए। और अब में लिए प्रति महीना 28 लाख माओ और बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया 10 तारीख को डाला जाते हैं और वही राशि दिसंबर में 1400 होने जा रहा है और यही हितग्राही का संख्या 35 लाख होने जा रहा है। बीजेपी का ये सिस्टम है, अगर चुनाव का समय हम कुछ बोला है वो निभाना पड़ेगा। मैंने यहाँ के दुख लगा मेरा कि अशोक गहलोत जी को हम भारत का गुने चीने बड़ा राजनीतिकों का बीच में उनका हम एक चेहरा देखता हूं और मेरा साथ जान पसंद भी है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री अपना प्रदेश को, किसानों को, जो हमारा अन्नदाता होता है, जो उनको झूठ वादा करता है, उनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात पक्का है। भाई और बहनों, गहलोत जी ने गुनाह किया है। मैं डायरेक्टली बोलूंगा, किसान अपना खून से हमारे लिए हमको खिलाता है। जरूरत नहीं है आपको बोलने का, नहीं बोलने से भी जो कांग्रेस को वोट डालेगा, जो बीजेपी को वोट डालेगा। लेकिन झूठ मूठ वादा करना अन्नदाता का साथ, ये आपका प्रतिष्ठा का शोभा नहीं देता है, आपका प्रतिष्ठा का अनुसार वो नहीं है। मैं तो गहलोत जी आपको अपील करूंगा, अगर आपने वादा किया था और वादा अभी आप निभा नहीं पाया तो मोबाइल फोन बात के उसका कॉम्पेंसेट मत कीजिए, वो ठीक बात नहीं है। आप किसानों का पास जाइए कि भाई मैंने वादा किया था, नहीं हो सका, फिर भी जो हो सका है मैं वो किया हूं। यही सब अनाथ फनाथ पैसा बांटने का जगह में
किसान का बैंक अकाउंट में तो कुछ पैसा डाल दो, किसान को राहत मिलेगा। अगस्त महीना में बारिश भी नहीं हुआ है, सारा किसान दुख में है। प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना है, इसके लिए हमें कुछ राहत है। आज तो सुबह सुबह में एक माओ का वीडियो देखा कि आपने पैकेट बांटा, और पैकेट में भी डुप्लीकेट भी चीज ज्यादा है, ओरिजिनल चीज कम है। ये अगर मैं असम में जाके बोलो, लोग मुझको विश्वास नहीं करेगा। बिकॉज अशोक गहलोत जी अखबार में इतना एडवर्टाइज डालते हैं, उससे लगता है कि अशोक गहलोत जी सब कुछ कर रखा है। गहलोत जी और पैसा अकबर का मालिक को क्यों देता है? वही पैसा किसानों को दे दो ना, उससे तो आपका तो कल्याण होगा। असम में भी अशोक गहलोत जी का फोटो वाला पोस्टर छपते हैं। अरे क्या जरूरत है ये सब करना? यही पैसा लोगों को बांटो ना, किसानों को बांटो ना। किसान हमें अन्न देता है। मैं गहलोत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक किसान का लोन माफ नहीं होता है, तब तक आप इलेक्शन लड़ने का कृपा मत कीजिए। आपका बहुत पाप हो जाएगा, आपका पाप हो जाएगा। और इतना लंबा राजनीति करने का बाद कम से कम पुण्य नहीं कमा सकते हो, कम से कम पाप नहीं कमाओ, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं। भाई और बहनों, ये काम क्यों करते हैं? लोगों को क्यों ऐसा भरोसा देता है? उसका मूल कारण एक ही है। भारतीय जनता पार्टी जनता को जनार्दन मानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो भी बात बोलते हैं, कोरोना काल से वैक्सीन से लेकर, जनधन अकाउंट से लेकर, कृषक सम्मान निधि तक, हर काम समय में और नियम अनुसार करते हैं। काल मैंने मध्य प्रदेश में रहा, परसों दिन कृषक सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। शिवराज चौहान जी साथ में 6,000 रुपया और इजाफा कर दिया है, 12,000 रुपया देता है। और एक समय में एक साथ देते हैं, कोई वादा खिलाफी का बात नहीं है। आयुष्मान भारत मोदी जी ने बोला, और आज देश का जनता का हाथ में 5 लाख रुपया तक साल में इलाज के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, ऐसा गारंटी देश का जनता का हाथ में आज मौजूद है। मोदी जी बोला था कोरोना काल में कि हमें फ्री राइस मिलेगा, आज भी मिल रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि गांव गांव बिजली जाएगा, वादा निभाया। मोदी जी ने बोला था कि हर घर में उज्ज्वला का गैस जाएगा, वो करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस का हिसाब में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम करके दिखाता है, वादा निभाता है। अभी भी आप लोग को मन में होगा किसी का कि कम से कम हमें तो गहलोत जी मोबाइल दिया है, पैकेट दिया है, ये सब आप खोज लीजिएगा। ये सब में अगर मोबाइल का दाम 2,000 है, राजस्थान सरकार 3,000 में खरीद रहा है, और चुनाव का खर्चा यही सबसे निकालने का कोशिश है, और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का स्टाइल है। 22 साल में कांग्रेस में रहा हूं, इसलिए मैं कांग्रेस का स्टाइल अच्छा से जानता हूं। ये चुनाव का पहले कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सप्लाई ऑर्डर देना, ये पैसा कमाने का अच्छा स्टाइल का सिवा और कुछ नहीं। यही सब करते करते वो देश को डुबा दिया है। आप लोग खबर कीजिएगा, थोड़ा दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था हैदराबाद में, अशोक गहलोत जी भी गया था। और वो वर्किंग कमेटी मीटिंग का बाद राहुल गांधी बोलते हैं कि तेलंगाना में हमारा सरकार आने से हम हर माओ का बैंक अकाउंट में
2,500 रुपया देगा। अच्छा बात, आपको देना चाहिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देने का वादा कर रहा है, राजस्थान में तो कांग्रेस का सरकार है, आप क्यों राजस्थान का माता और बहनों को पैसा बैंक अकाउंट में नहीं डालते हैं? और ये लास्ट वीक का बात है, ये बहुत लंबा बात नहीं है। अगर राहुल गांधी तेलंगाना में ये बात बोल सकता है कि हमारा सरकार आने से करूंगा, आज का दिन में तो तुम्हारा सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में तो है, तुम्हारा जहां सरकार है उधर से ही तुम शुरू क्यों नहीं करते हो? भाई साहब, मैं तो आप लोगों को बोलने का यही मेरा डायरेक्टली मैं यही बोलता हूं कि कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द है, इसमें कोई दो शब्द नहीं है, कोई दो शब्द नहीं है। आज राजस्थान को पूरा देश के क्या नाम से जानते हैं कि यहां में हिंदू को सर्तन जुदा किया जाते हैं। ये राजस्थान का इतिहास बना दिया। राजस्थान का इतिहास क्या था? दुर्गादास राठौड़ जी ने औरंगजेब का खिलाफ जिंदगी भर जूझा। राणा प्रताप सिंह जैसा महान मनीषियों का, विभूतियों का ये राजस्थान का धरती पे ही जन्म हुआ। लेकिन कितना दुख का बात है, यही राजस्थान का धरती में हमारे लोगों को सर्तन जुदा कर दिया जाते हैं। अशोक गहलोत बोलता है कि हम राजस्थान में हिंदुत्व होने नहीं दूंगा। अरे भाई, तुम कौन हो? राजस्थान में 5,000 साल पहले से हिंदुत्व थे, आज भी हिंदू रहेगा, और जब तक चांद सूरज होगा तब तक हिंदू रहेगा। आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं राजस्थान में हिंदुत्व को आने नहीं दूंगा? क्या हिंदुत्व का तुम्हारा इंतजार करेगा? हिंदुत्व हर राजस्थानियों का घर घर में है। हाँ, हिंदू बोल के ही जन्म लेता हूं और हिंदू होते ही मरूंगा, लेकिन हम हिंदुत्व को यहां में 1 इंच भी हिलने नहीं दूंगा। वो सोचते हैं कि हम डिफेंसिव हो जाएगा। गहलोत जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर राजस्थान आधिकारिक रूप से भी कई दिन हिंदुत्व हो जाता है, राजस्थान में खुशी ही होगा, यह गम नहीं होगा, सब लोग खुशी ही मानेगा। राजस्थान हिंदू का संस्कार भूमि है, पृष्ठभूमि है। अब हिंदू को राजस्थान से अब कैसे अलग करेगा? यहाँ क्या हिंदुत्व नहीं हो के क्या बाबर तंत्र चलेगा? यहाँ क्या बाबर राज करेगा? अभी बाबर को लाने के लिए आप मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी करते हो। ये पता नहीं कांग्रेस को बाबर को इतना क्यों प्यार करता है। कोई हमारे प्रदेश में कोई सर्तन जुदा करता है तो वो व्यक्ति को जन्म देवता भी संरक्षण नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। 1 मिनट में एक्शन होगा उल्टा बार। ऐसे नहीं चलता है देश। मैं गहलोत जी को बोलना चाहता हूं, आप क्या हिंदू नहीं है? आज आपने गठबंधन खोला है, आपका एक साथी बोलेगा हिंदू मलेरिया है, हिंदू डेंगू है, एक बोलेगा हिंदू एड्स है, एक बोलेगा हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। भाई, आप प्रोटेस्ट तो करो, आप प्रोटेस्ट तो करो। कल मैंने छत्तीसगढ़ में बोला था कि अगर आप हिंदू हैं, कम से कम एक बार राहुल गांधी को रामलाला का सामने लेके जाओ, लेके जाओ रामलाला का सामने। आप राजस्थान में आने से मंदिर जाते हो, मध्य प्रदेश आने से मंदिर जाते हो, लेकिन एक बार रामलाला का तो दर्शन करो।
कैसे हिंदुओं ने बाबर को खत्म करके रामलला का मंदिर बनाया है, तो देख के आओ, कभी तो जाके देखो। गहलोत जी खुद भी नहीं किया है। पूरा तमाम दुनिया घूमते हैं, लेकिन रामलला का मंदिर देखने नहीं जाता है। रामलला का मंदिर देखने से बाबर का मन में दुख हो जाएगा। इस बाबर का प्रेम कारण और रामलला का मंदिर में भी नहीं जाते हैं। बड़ा खतरनाक पार्टी है ये। पता नहीं क्या बाबर औरंगजेब से क्या प्यार रिश्ता है, पता नहीं क्या खिला देता है, पता नहीं। लेकिन एक बात सुनो, हिंदू तो सरतन जुदा नहीं करते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन जब सामने आएगा ना, कांग्रेस का सरतन जुदा कर देगा। आप पक्का सुन लो। भाई और बहनों, वादा खिलाफी, सनातन विरोधी, ये उनका स्टाइल स्टेटमेंट है। और ये पार्टी को राजस्थान का धरती से विदा करना है। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? काल से हमें तो पूछना चाहिए, अब हमसे क्यों 10-10 रुपया डीजल में ज्यादा पैसा लेते हो? अब क्यों 3-3, 4-4 रुपया डीजल में, पेट्रोल में ज्यादा पैसा लेते हो? आपको तो पता नहीं, हिंदी का कभी मैं गलत हिंदी बोल देता हूं। आपको शर्म करना चाहिए कि असम जैसा प्रदेश से आप ज्यादा पैसा पेट्रोल डीजल से ले लेते चाहिए, और बड़ा बड़ा बात बोलते हो, मैं ये किया हूं, वो किया हूं। टीवी में एडवर्टाइज देते हो बार बार, जैसे सिनेमा एक्टर टीवी में उठते रहता है। अशोक गहलोत जी भी आप लोगों का पैसा से हर दिन टीवी में दिखाई देते हो। कम से कम राजस्थान का जुबाऊ के लिए काम करो। जो जो क्वेश्चन पेपर लीक किया है वो के आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान। को मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा जैसे आपको बताया गया, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया और इसलिए थोड़ा आने में थोड़ा लेट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग का मन में जो क्वेश्चन है वही आप लोग कीजिए, मैं आप लोग को आंसर कर दूँगा। खाली इतना ही बात है, आज राजस्थान में चुनाव है और मैं जब असम में रहता हूँ तो मैं हर दिन सुनता हूँ कि हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोई ना कोई स्कीम अनाउंस करते रहते हैं। एक तो मैं हमेशा पूछता हूँ, भाई ये सब स्कीम क्यों दे रहा है, इतना नर्वस क्यों लग रहा है? ऐसे तो इतना मैच्योर पॉलिटिशियन है, चुनाव का समय तो बहुत शांति से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हर दिन हर वक्त उनका एक ना तो एक कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने का जो मतलब है, उससे लगता है कि वो पूरी तरफ नर्वस है और बीजेपी का निश्चित जीत के लिए वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मैं 2-3 ही उदाहरण दूंगा। आज गहलोत साहब लोगों को मदद करने का बात बोलते हैं, लेकिन 2-3 बात मेरा मन में है, तब हम लोग भी एनालिसिस करता हूँ जब भी कोई स्कीम निकाला जाता है राजस्थान में। आज असम और राजस्थान का कोई दिशा में कंपेयर नहीं होता है। राजस्थान एक बहुत ही समृद्धिशाली प्रदेश है, बहुत ही एक बड़ा प्रदेश है और बहुत डेवलपमेंट का रास्ता में आगे निकाल चुका है। असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन सुबह मेरा ऑफिसर लोगों को मैं 2-3 ही डेटा पूछा था कि भाई असम में डीजल का दाम कितना है। अगर आप देखें आज का दिन में हमारा असम में जो डीजल का दाम है ये है 90 रुपये और जयपुर में डीजल का दाम है 93 रुपीज़।
असम में पेट्रोल का दाम है 98 रुपीज़ और राजस्थान में पेट्रोल का दाम है 108 रुपये। तो बराबर जो एक अगर 10 रुपया का पेट्रोल का डिफरेंस हो जाता है और 3 रुपया का डिफरेंस हो जाता है, इसका बाद ये महंगाई रिलीफ कैंप का क्या मतलब है, आप लोग ही बताइए। प्रतिदिन आपसे लिया जाता है जबरन। आप भी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, अगर आपने स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी में तेल भरवाया है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि असम जैसा छोटा प्रदेश से आप 10 रुपया ज़्यादा तेल में पेट्रोल में भरा रहा है। आप डीजल में 3 रुपया ज़्यादा असम जैसा प्रदेश से ज़्यादा आप डाल रहा है। फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात भी मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारा और राजस्थान का टैरिफ का क्या डिफरेंस है। वहाँ में भी मैंने देखा कि हमारा टैरिफ आज भी राजस्थान से कम है। हर महीना आरबीआई का एक निकालता है रिटेल किस स्टेट में कितना इन्फ्लेशन है। आज का दिन में जो हमारा नेशनल इन्फ्लेशन है वो 6.8% है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबका दाम ज़्यादा होने का कारण राजस्थान का ये आरबीआई का अगस्त का ऑफिशियल डेटा है। राजस्थान में इन्फ्लेशन है 8.6% और हमारा असम में आज का दिन में इन्फ्लेशन है खाली 4%। कहाँ असम और कहाँ राजस्थान? आज असम में, और ये रिजर्व बैंक का आधिकारिक डाटा है, मैं कोई डाटा बना के नहीं बोला हूँ। आज असम का रिटेल इन्फ्लेशन है, असम का जो इन्फ्लेशन है स्टेट वाइज आरबीआई डाटा निकालता है। जुलाई में भी यही पोजीशन था, अगस्त में ही था, सितंबर में भी निकालेगा, हर महीना का डेटा निकालता है। इसमें राजस्थान का इन्फ्लेशन 8.6% नेशनल एवरेज से ज़्यादा है और असम का इन्फ्लेशन आज का दिन में 4%। इसका कारण क्या है? गहलोत सरकार ने जो ये पैकेज वगैरह निकालने की बात कर रहा है, ये तो देखने से ही मालूम हो जाता है चुनाव का फंड इकट्ठा करने का ये सब सिस्टम है। ये सब हम लोग बहुत दिन देख चुका हूँ, कांग्रेस में मैं बहुत साल था, तो इसीलिए कांग्रेस का ये छोटे मोटे सिस्टम तो मैं तुरंत समझ ही लेता हूँ। आने का साथ साथ मुझको कोई भाई साहब ने पैकेट दिखाया, मैं बोला ये तो टिपिकल कांग्रेसी बातें होता है। चुनाव का पहले मोबाइल खरीदना, चुनाव का पहले लैपटॉप खरीदना, चुनाव का पहले मसाला का पैकेट बनाना, ये जो सिस्टम है ये कांग्रेस कल्चर ही है। और ख़ास करके चुनाव लड़ना और चुनाव हारने का बाद 5 साल में कैसे रहूँगा, वो सब का प्रबंध करने का ही ये सब सिस्टम होता है। बट क्वेश्चन यही है कि आज आप असम जैसा छोटा प्रदेश का साथ भी क्या डीजल का जो 10 रुपया, पेट्रोल का 10 रुपया, डीजल का 3 रुपया आप ज़्यादा ले रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? अब क्यों ऐसा कर रहा है? तो इसीलिए जो ये विकास का और गरीब को महंगाई रिलीफ कम वगैरह ये जो ड्रामा है, गहलोत साहब को ये माफ़ी भी मांगना चाहिए और ये सब ड्रामा बंद भी करना चाहिए। खास करके अभी आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का भी डेटा देखिए, धीरे राजस्थान बेटियों का अत्याचार होने का जो एक हमारा जो एक डेटा है, हर जगह में राजस्थान हर स्टेट को बीट करके आगे निकल चुका है। आज राजस्थान एक प्रकार से, मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, बट जो बेटियों का खिलाफ अत्याचार होता है उस दिशा में और तुष्टीकरण का मामला में बेटियों का ऊपर जो अत्याचार होता है वहाँ में भी नंबर 1 पोजीशन के लिए राजस्थान कंपटीशन कर रहा है और तुष्टीकरण का मामला में राजस्थान और कर्नाटक कंपटीशन कर रहा है कि कौन सा स्टेट आगे ज़्यादा निकाल सकता हूँ तुष्टीकरण का मामले में। तो इसीलिए मेरा राजस्थान का जनता से यही निवेदन होगा कि गहलोत सरकार जाना चाहिए,
बीजेपी सरकार आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, राजस्थान का जनता को मिलना चाहिए। आप लोग जो भी पूछना है। जो गठबंधन है इंडिया, वो इसको लेकर चर्चा चल रही है, इसमें आप क्या विचार रखते हैं? देखिए राजस्थान सरतन जुदा को आप लोग अच्छा तरफ जानते हैं। आज अगर इस्लाम का खिलाफ कोई भी एक शब्द का इस्तेमाल होता है, शायद वो एकेडमिक डिबेट के लिए ही ना हो। हमारा देश में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो एकेडमिक डिस्कशन में हम कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी करता हूँ और कोई ना कोई कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी में अगर आप इस्लाम का खिलाफ एक शब्द भी बोल देते हो, आपका सरतन जुदा हो जाता है। ठीक है, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, हम नहीं चाहता हूँ कि कोई इस्लाम का खिलाफ बोले, लेकिन आज इंडी गठबंधन का सारे लोग बार बार सनातन का खिलाफ बयान दे रहा है। कोई बोल रहा है कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोई बोल रहा है ये एड्स है, कोई बोल रहा है कि नहीं हिंदू धर्म को ही एनहिलेट कर देना चाहिए। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आपको खाली एक ही शोकोज ही करना है, आपको एक खाली क्वेश्चन ही करना है, भाई ऐसा बात मत बोलो। लेकिन आज इतना दिन हो गया, राहुल गांधी जी से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया कि नहीं हमें ये सब स्टेटमेंट को मैं एंडोर्स नहीं करता। उसका मतलब क्या है? आज देश में जो सनातन विरोधी माहौल बनाने का कोशिश है, ये सारे का गेम प्लान क्या गांधी फैमिली ही है। काल में छत्तीसगढ़ से आया, खुला आम धर्मांतरकरण हो रहा है, कांग्रेस का सरकार है। असम में कांग्रेस का सरकार था, खुला आम हमारा डेमोग्राफी को सेंस कर दिया गया। और आज तो आप हिंदू धर्म को एड्स मलेरिया का साथ भी आप कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि हिंदू धर्म को खत्म ही कर देना चाहिए। तो ये पूरा गांधी फैमिली का साजिश है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा सीएम साहब, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक छोटी सी लिस्ट जारी की गई, विद्रोह हो गया, राजस्थान में क्यों नहीं लिस्ट जारी हो रही? कहीं उसका तो असर नहीं? क्या हो गया मध्य प्रदेश में एक छोटी सी लिस्ट जारी की गई उम्मीदवारों की, विद्रोह हुआ तो ये आपको खबर किसने दिया विद्रोह हुआ? मैं तो 3 दिन आप कौन सा मीडिया पर है? अभी तो बहुत सारे मीडिया हैं, मनपसंद मीडिया। आपको कौन सा मीडिया पढ़ेगा उसका ऊपर डिपेंड होगा, आपका टेस्ट का ऊपर। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तमाम सारा खाना मिलता है, कौन सा खाना आप कौन दिन खाएगा ये आपका टेस्ट का ऊपर। मैंने यही बताया हूँ, मध्य प्रदेश में कोई भी कुछ भी नहीं है। हम 150 का ऊपर जाने वाला का भी मुद्दा अभी पोजीशन में आ चुका हूँ और जो लोग कैंडिडेट अनाउंस किया है खुश है, आराम से काम कर रहा है। हर स्टेट का हमारा स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। राजस्थान का भी कुछ अलग स्ट्रेटेजी हमारा सेंट्रल लीडरशिप का होगा और चुनाव का दिन का पहले तो अनाउंस करना ही पड़ेगा, लास्ट डेट का नॉमिनेशन का पहले। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है सर, अभी तक आपको कोई सीएम फेस नहीं है आपके पास सर, ऐसा क्यों? आपको देखिए, हमारा सारा कार्यकर्ता ही सीएम फेज है, सब सीएम है, यहाँ में कोई चिंता नहीं है। हम तो एक फैमिली का ऊपर, तो गांधी फैमिली का ऊपर तो डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए आप लोग वो वाला क्वेश्चन मत करो जो क्वेश्चन से थोड़ा गलत साहब को कुछ बोलने का मौका मिलता है। हमें तो यही क्वेश्चन करना है कि राजस्थान में डीजल का भाव क्यों ज़्यादा है? राजस्थान में पेट्रोल का भाव क्यों ज़्यादा है? राजस्थान में तमाम पैकेट का स्कीम चुनाव का 6 महीना पहले क्यों निकालता है, सारे साल पहले क्यों नहीं निकालता है? जनता की प्रश्न। बाकी जहाँ पार्टी का मामला है, अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है, वो सब अपने आप आंसर निकाल जाएंगे। सर, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो राजीव गांधी बिल है। नहीं, वो तो राजीव गांधी बिल था, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, वो राजीव गांधी बिल था। लेकिन एक तरफ आप बिल को खड़ा करता है, दूसरी तरफ लालू यादव को बोल देता है कि पार्लियामेंट में हल्ला करो। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को पेश किया। हमारा एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक
वो बिल का विरोध नहीं करेगा। लेकिन यूपीए वाला जो बिल था ये तो एक बच्चा का खेल था। आप बिल खड़ा करेगा और आपका ही गठबंधन का लोग वो बिल छीन के ले जाएगा, तो ये तो ड्रामा है। तो इसीलिए मेरा नहीं लगता है, सोनिया गांधी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप राजीव गांधी का नाम ये बिल का साथ मत ले आइए, तब बहुत सारा डिबेट खुल जाते हैं। आप क्यों जो अभी हमारा ये लोक में नहीं है उनको खिस्तानी करके क्या फ़ायदा है। तो मुझको बोलना पड़ेगा कि आपका इतना बहुत बड़ा मेजॉरिटी होने का बाद भी राज्यसभा में पंचायत का आरक्षण का बिल क्यों हार गया था। आपका इतना बड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी नहीं था। नरसिम्हा राव जी का समय में बार बार, मनमोहन सिंह का ज़माना में बार बार बिल आप लाते हो, खाली लालू यादव को आप कन्विंस नहीं कर सकते हो। लालू तो आपका इशारा में उठता है बैठता है। तो इसीलिए मैं सोनिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करके राजीव गांधी का नाम इस डिबेट में मत लेके आइए। हमको अच्छा नहीं लगता है पुराना बात बोलने के लिए। लेकिन सर रीति नीति बदली है, कितना आपको विश्वास है इस साल जो देखिए, आप कहाँ कहाँ जीत हुए हैं उसका भी रिजल्ट बता दीजिए। आप बोलिए गुजरात में जीत हुआ है, त्रिपुरा में जीत हुआ है, क्या इसका कारण आपको इस रीति नीति बदल दिया है क्या? प्रॉब्लम यही है, कहीं भी कांग्रेस एक सीट जीतने से उनको ऐसा लगता है कि वो विश्व विजय कर लिया। बीजेपी के लिए विजय एक नैमित्तिक घटना है। हम कोई भी कांग्रेस लीडर कहीं आते हैं तो मैं नहीं पूछता हूँ कि आपका तो गुजरात का अभी अभी पराजित हुआ, आपका क्या पार्टी ने गांधी फैमिली को सेंस करने का कोई निर्णय लिया है क्या? ऐसा बात तो हम कोई नहीं करता हूँ। लेकिन ये तो गौरव की बात है, 27 साल पेंडिंग रहने के बाद में कल एक बड़ी पहल हुई है जो महिला आरक्षण लाए हैं। जरूर, आपको लगता है महिलाएं मजबूत होंगी? इसलिए खुला आम भारत का महिला नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है और नरेंद्र मोदी जी को भारत का इतिहास हमेशा काल का जो बिल है उनके लिए हमेशा स्मरण करेगा। मणिपुर हिंसा का क्या समाधान? अभी ठीक ठाक है, अभी कोई राजस्थान के जिस तरह के हालात हुए मणिपुर में, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं अब देखो, मैं तो जैसे मैं बहुत पुराना बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मणिपुर का और नॉर्थ ईस्ट का सारे जो प्रश्न है वो एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, एक बात से नहीं बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियाँ किया, आज पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये तमाम गलतियों का कारण नॉर्थ ईस्ट आज भी स्टेबलाइज नहीं है और उसको समय लगेगा। अभी कम से कम आप तो खाली मणिपुर का ही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आगे एक समय था आप ये भी पूछता था आसाम का क्या है, नागालैंड में क्यों ऐसा हो रहा है, त्रिपुरा में क्यों ऐसा हो